Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जब मैं कहता हूँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है सेल के हर एक बारीक बारीक कंपोनेंट ऑर्गेनेल। जब मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर कहता तो इसका मतलब क्या होता, लाइट माइक्रोस्कोप से जो स्ट्रक्चर दिख जाते केवल उनकी बात करते रहता, मेजर कंपोनेंट। सेल के अंदर में लाइट माइक्रोस्कोप में क्या क्या दिख जाता है, बीज का ये बड़ा सा न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, आया समझ में, मेजर कंपोनेंट। लेकिन राइबोसोम जैसे छोटे माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल को देखना है तो आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, एंड दैट इज पॉसिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रस्का। ठीक है, तो आज हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एनिमल सेल में आपको क्लियर कट दो चीज़ें नहीं दिखेगा, एक है ये चारों तरफ का सेल वाल और दूसरा है ये हरे कलर का क्लोरोप्लास्ट। ये दो चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा एनिमल सेल में। दूसरा सेंट्रीवोल है, वो प्लांट सेल में नहीं दिखाई देता। सेंट्रीवोल अजीब सा होता है, ऐसा हो गया और फिर ऐसा, तो ये इसे आप क्या कहेंगे, टी टाइप। टी जैसे लग रहा है ना, सेंट्रीओल बेसिकली टी टाइप रॉड होते हैं छोटे छोटे, और ये किस में नहीं पाए जाते, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में पाए जाते हैं और क्या काम होता है इनका, सेल डिवीजन में भाग लेना। जब सेल डिवीजन आपको पढ़ाऊंगा तो याद रखना सेंट्रियोल का काम आता है। ठीक है, आरबीसी इन एनिमल आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो आरबीसी हमने जो देखा था रेड ब्लड सेल्स, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता उस सेल में, क्योंकि यदि आप देखेंगे जो बालूशाही वाला शेप था ना, वो उसमें सेल ही था, वहाँ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता अंदर में। ये रहा एक प्लांट सेल का जनरल स्ट्रक्चर फ्रॉम द एनसीईआरटी, और यही मेनली आपको समझना होता है। कंपोनेंट को काफ़ी गंभीरता से यदि आप समझते हैं तो एक एक कंपोनेंट अच्छे से समझ में आएगा, और एक एक कंपोनेंट को जान गए तो आपको हर पहलू क्लियर कट समझ में आने लगेगा। डिटेल में जाने से पहले हम एक जनरल आउटलाइन पे बात करते हैं। और क्या आप जनरल आउटलाइन के इस चीज़ को समझने के लिए रेडी हैं, तो आप समझिए एक एक करके। ठीक है, रेडी हैं, मैं चालू करूं डिस्कशन करना। देखिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक एक एक को देख के चलना। ठीक है, सबसे पहले मैं जो मोटा मोटा इनका स्ट्रक्चरिंग बनता है उसको बता के चलता हूँ। सबसे पहले बाहर से चालू करते हैं, और बाहर का प्लांट सेल में, प्लांट सेल के अंदर में आउटर मोस्ट चीज़ क्या होती है, सबसे बाहर में चीज़ें क्या होती है, आंसर है सेल वाल। ये रहा सेल वाल। ये जो येलो की बाउंड्री लाइन देख रहे हैं ना, जिसको मैंने लाल कर रहा हूँ, इस लाल के ऊपर जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, दिस इज नथिंग बट द सेल वाल। ये जो बाहर में देख रहे हैं सेल वाल, और सेल वाल है ये काफ़ी मोटा होता है, 3 लेयर का बना होता है। कितने लेयर का, 3 लेयर का। डिटेल हम बाद में देखेंगे। सेल वाल का काम क्या होता है ये बस बता दीजिए। सेल वाल का काम होता है इस प्लांट सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं उन्हें बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना। और दूसरा होता है ये जो सेल का एक पर्टिकुलर शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो किसके वजह से होता है, इसके वजह से होता है। यदि ये सेल वाल नहीं होता तो ये ऐसा ऐसा होते रहता, जैसे एक आता है ना कुछ खेलने का जो पचकते रहता है, तो उस टाइप का ये होता। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर है, जस्ट इसके नीचे में येलो कलर की लाइन जिसे मैं लाल कर रहा हूं वो दिख रहा होगा, ये क्या है, झिल्ली। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका भारी रोल है पतला सा छोटा सा झिल्ली, लेकिन भयंकर रोल है, याद रखना। हो गया 2 कंपोनेंट, नंबर दे देता हूं, 1 हो गया, 2 हो गया। अब एक सेल से दूसरे सेल में कोई जाता है तो उसके बगल में ऐसा होल होता है, इस होल से ही नाइट्रोजन फास्फोरस पानी को
इस सेल के अंदर जाना होता है तो इसी होल से जाता है, इसी कैनाल से जाता है। इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा या प्लाज्मोडेस्मेटा इन द प्लांट। 3 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब आता है मेन चीज़ें। चले, ये बाहर की स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक बात आपको बता दूं मैं यहाँ पे जानने के लिए, इस जो येलो कलर की बाउंड्री लाइन है, येलो कलर की बाउंड्री लाइन को हमने क्या कहा? इसे कहा सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के बाद जो भी अंदर में चीज़ है, सब चीज़ों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सब चीज़ों को? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। आ गया बात समझ में? अब इस प्रोटोप्लाज्म में केवल न्यूक्लियस को छोड़ देंगे, न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे तो बाकी चीज़ें क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और साइटोप्लाज्म में क्या क्या आते हैं? ये सब जो दाने दाने दिख रहे हैं, इन्हें सबको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, सेल कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनेल। तो साइटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनेल आएगा और यहाँ का जो लिक्विड है पानी, जिसे साइटोजेल कहते हैं, वो भी इंक्लूड होता है। तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोजेल, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोटोप्लाज्म में यदि न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दें तो जो भी कंपोनेंट आएगा उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। आ गया बात समझ में? चले, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, न्यूक्लियस को ही अच्छे से समझ लीजिए। ये रहा न्यूक्लियस, पूरे को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर में एक छोटा सा गोला होता है, इस गोले को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि देखिए कई बार ना स्पेलिंग के अंतर को नहीं समझते हैं। स्पेलिंग में लंबा नाम क्या है? हाँ, ये जो ये है न्यूक्लियस इज ए इजी लाइन, पूरा को न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियोलस किसको कहते हैं? बीच के लाइन को कहते हैं। और एक्चुअल में ना ये जो इधर के अंदर में छोटे छोटे दाने, तिल के दाने होते हैं ना, तिल के लड्डू में, उसके जैसे राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम बनते इसी के अंदर हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। याद रखना। अब 3-4 बार मैंने नाम इसका लिया, बाद और लूँगा तो जीभ हो सकता है उल्टा पलट जाए, ठीक है। मुझे भी दिक्कत होता है, लेकिन आपको ध्यान में रहे इसलिए मैं ऐसा थोड़ा प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन था जिसने पूरा सेल को ढका, वैसा ही न्यूक्लियर के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल का ऐसा होल होता है प्लाज्मोडेस्मेटा जैसे, ऐसा इसका भी होल होता है, इसे न्यूक्लियोपोर कहते हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसी को न्यूक्लियर इन्वलोप भी कह देते हैं। और अब आता है बीज के अंदर में माल मटेरियल होता है, इसे क्रोमोजोम या क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोजोम और क्रोमेटिन एक ही होते हैं, कुछ चीज़ों का अंतर होता है, वो है सेल डिवीजन के अंदर जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोजोम में तब्दील हो जाता है, वो बाद में हम लोग समझेंगे। लेकिन क्रोमेटिन और क्रोमोजोम लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि क्रोमोजोम यदि जो देखते हो ना, वो एक पर्टिकुलर स्टेज में दिखाई देता है, पूरे टाइम में नहीं। और वो जो क्रोमोजोम के अंदर ऐसा आप जैसे वो क्या बोलते हैं, पीलो को फाड़ते हैं तो ऊन निकलता है ना, यदि आप क्रोमोजोम को फाड़ के देखोगे तो उसके अंदर निकलेगा क्रोमेटिन, और दिखाऊंगा पिक्चर में बकायदा। और क्रोमेटिन कैसे होता है? क्रोमेटिन कैसे होता है? ऐसा लंबा सा होता है क्रोमेटिन, ऐसा लंबा धागा। और ऐसा जो लंबा धागा होता है उसमें क्या रहता है, जैसे बॉल जानते हो, क्रिकेट का टेनिस बॉल होता है, उस टाइप के 8 बॉल को लेते हैं और 8 बॉल को ऐसा करके बांध देते हैं। 8 बॉल जो होते हैं हर एक अलग अलग टाइप का हिस्टोन प्रोटीन होता है, और उसको ऐसा जो बांधा होता है वो होता है डीएनए। और पूरा क्रोमेटिन ऐसा होता है, पिक्चर में सब दिखाऊंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। अभी तो हम लोग केवल क्या है, सुपरफिशियल अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? अब चलिए समझते हैं कि ये मेजर कंपोनेंट आप जान गए,
न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट जान गए। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज होता है सबको एक साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो भी चीज होता है ना, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा ही न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर आइए जानते हैं, अब बड़े बड़े ऑर्गेनेल के समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ग्रीन कलर का ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये रहा चौथा नंबर, इस न्यूक्लियस को तीसरा नंबर का दिया, क्लोरोप्लास्ट चौथा नंबर। ये आपको बता दूं, जब भी ये सेल पत्ती का है, मान के चले पत्ती के अंदर सेल है, ये सेल कौन सा सेल है? ये मीजोफिल सेल। इसके ऊपर में धूप की किरणें पड़ती हैं, सनलाइट, तो इसी के अंदर में इस जगह में फोटोसिंथेसिस होता है और किसका निर्माण होता है? C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज बनता है और यहाँ निकल आता है इस जगह में, ये रहा ग्लूकोज के मालिक्यूल स्टार्च के रूप में। और बनने के बाद जब इस सेल को खुद को एनर्जी चाहिए, या तो इसको ये जो यहाँ पे चीज़ है ना, इसको स्टोर करके रख लिया जाता है। स्टोर रखने में कौन काम आता है? तो स्टोर रखने में इसके जैसे कुछ कंपोनेंट हैं वो काम आते हैं, जैसे पेरोक्सिसोम है या स्फेरोसोम है ये, और कुछ प्लास्टिड होते हैं वो इस कार्बोहाइड्रेट को साइटोप्लाज्म में रख लेते हैं। और बाद में जब आप इसको खाते हैं ना, तो इसको, ये पत्ती है और आप साग खाते हैं ना, साग, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा कि जैसे ये राइस के पत्ती का राइस के पत्ती का प्लांट सेल होता, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है ये बाद में पत्ती से निकल के कहाँ जाता है? ये जाता है दाने में, और इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। किसके थ्रू जाता है? फ्लोएम के थ्रू। और ये जाएगा और कहाँ जाके इकट्ठा होगा? दानों में, ग्रेन में। और आलू की पत्ती का सेल होता तो कहाँ जाता? नीचे, ऐसे करके नीचे आलू है ना, वहाँ पे जाके जमा हो जाता। और जब आप खाते तो ये जो यहाँ इकट्ठा हुआ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है ना, वो आपके पेट में जाता। फिर ऐसा आप खाते हो इसको, और फिर यहाँ जाता स्टमक में, और फिर यहाँ जो इंटेस्टाइन है वहाँ वो अलग होता कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट को जो इंटेस्टाइन के अगल बगल में जो नस हैं, वेंस हैं, वो खून जो ले जाते हैं, वो ब्लड है उसको पकड़ लेता, और वो पकड़ करके ऐसा करके यहाँ पे ऐसा करके मसल में लाता, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आ गया मसल सेल के अंदर में। और ठीक जो ऑक्सीजन है उसको हम यहाँ से लेते और फिर फेफड़ा में आता, और फिर फेफड़े से क्या करता? वो उसको भी ऐसा करके जो वेंस हैं वो यहाँ पे ले आते, खून ही लाने का काम करता है, ब्लड, आरबीसी। तो यहाँ पे, यहाँ की सेल पे एनिमल सेल है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, और कौन आ गया? ऑक्सीजन भी। अब यहाँ पे उस सेल के अंदर क्या होने वाला है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी निकलेगा, और इसको जब भी जो हम लोग ऐसा जो भी करते हैं ना, धकेला, कुछ किया, सब में उस एनर्जी का उपयोग होता है। तो देखिए ये प्लांट सेल है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा इसको खुद को एनर्जी चाहिए, तो उसका रेस्पिरेशन कहाँ होगा? उसका ब्रेक डाउन कहाँ होगा कार्बोहाइड्रेट का? इस जगह में। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है 5वें नंबर का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों मेन चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होना बताया गया मैंने? फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मेजर कंपोनेंट है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा होता है ये, इसे क्या कहते हैं? दिस इज द वैक्यूल। 6 नंबर। वैक्यूल क्या करता है? पानी रखता है, H2O। और ये बता दूं आपको, ये जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। कितने मेम्ब्रेन से? 2 झिल्ली से। जैसे प्रोटोप्लाज्म है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है ना इस तरह का, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अलग से 2 मेम्ब्रेन का बंधा होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी। ये टोनोप्लास्ट है, सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। सॉरी, ये जो वैक्यूल है
ये सिंगल मेम्ब्रेन का होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। सब डिटेल में जाऊंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब आता है गोल्गी बॉडी। ये होता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी इस तरह से बनता है। इसका काम क्या होता है, तो पैकेज बनाना। पैकेज, जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कोई सामान आता है तो पैकेज में आता है ना। जब भी इस जगह में कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो पहले इसमें ऐसा पैकेजिंग होता है। तो ये गोल्गी ऑपरेटस एक तरह का ना वो है, कार्टून बॉक्स है, ये पैक करने के काम आता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ में इस तरह से पूरा जाल सा रहता है। इन्हें कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब संतरे का छिलका समझ लीजिए। जैसे ये न्यूक्लियस को संतरा समझ लेते हैं, तो उसके चारों तरफ में ऐसा छिलका टाइप का ना पूरा लेयर लगा रहता है। और एक लेयर नहीं, कई लेयर। ये सब क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं। वो दाने क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे दाने होते हैं, राइबोसोम, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने में रफ लगता है, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस जगह में प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि जो कुछ होते हैं चिकने चिकने टाइप के, उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, लिपिड का। ये सब को एक एक को डिटेल में जाऊंगा ना, ठीक है। यहाँ केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर से। अब ये जो जगह है, खाली जगह, ये सब साइटोप्लाज्म है। कौन सी प्रक्रिया कहाँ पे होता है, और जब जूम करके बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो क्या आप प्लांट सेल के एक जनरल आउटलाइन को समझ गए कि मेन कंपोनेंट क्या होता है, कहाँ पे होता है। Buy smart notes on general agriculture, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.